हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एस एम पी सी एस। हम लोगों ने दोस्तों आर्टिकल 30 तक कवर कर लिया है। हमारा जो फंडामेंटल राइट था, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 हमने यहाँ तक देख ली थी डिस्कशन। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट फंडामेंटल राइट की, जो कि रिलेटेड है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से। मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्टिकल 32 है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 है। तो फिर ये 30 तक तो हमने प्रीवियस डिस्कशन कर ली थी, तो ये आर्टिकल 31 कहाँ गया बीच में से? आर्टिकल 31 कहाँ चला गया? बताओ क्या हुआ? सौगंधा खो गया, मतलब मिसप्रिंट है ये बुक? हाँ, तो देखो ये बात ये है, यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ। आर्टिकल 31 दोस्तों राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, ठीक है, फंडामेंटल। हाँ, अब ये लीगल राइट बन गया, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा है। अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, अब ये बन गया लीगल राइट। और इसको किससे ऐड करा गया था? इट वॉज एडेड थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। इसको डिलीट करा गया था इससे, ठीक है, इस चीज़ को, मतलब ये इसको लीगल राइट में ऐड करना और फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से डिलीट करना एज सेवेंथ फंडामेंटल राइट, ये काम 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा करा गया था। ओके, ये वाली बात क्लियर है? तो आर्टिकल 31 कहीं गायब नहीं हुआ है, मतलब वो फंडामेंटल राइट है नहीं। तो बात करते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हमें अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान निर्माताओं ने हमें जो भी अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों की प्रोटेक्शन होगी। मतलब एक प्रकार से हमारे पास इसमें गारंटी होनी चाहिए ना कि जो भी हमें फंडामेंटल राइट्स मिल रखे हैं दे विल बी प्रोटेक्टेड, और इसकी गारंटी भी होनी चाहिए हमारे पास, नहीं है ना? इसी के लिए है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि अगर ये वाला फंडामेंटल राइट इसलिए ऐड करा गया है कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन अगर होता है, पर्सन के फंडामेंटल राइट्स अगर ब्रीच होते हैं, तो पर्सन के पास एक रेमेडी होनी चाहिए कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करवा सके। राइट, ठीक है। अब देखो, सिर्फ यहां पर देखो लाइन भी वही है जो कि मैं फिलॉसफी आपको बता रहा हूं ना, यही फिलॉसफी से स्टार्टिंग है ये वाला पैराग्राफ। सिर्फ लिख देना, सिर्फ डिक्लेयर कर देना कि एक्स वाई जेड फंडामेंटल राइट्स ए बी सी मौलिक अधिकार संविधान के अंदर लिखे हुए हैं, ये अपने आप में एक मीनिंगलेस बात है, एक यूजलेस बात है, और ज़रूरी नहीं है इस चीज़ की वर्थ हो। जब तक हम लोगों को, जिनको हम मौलिक अधिकार, जिनको हम फंडामेंटल राइट सुनिश्चित कर रहे हैं, उनको हम जब तक एक इफेक्टिव मशीनरी प्रोवाइड ना करें कि हाँ देखो तुम्हें जो फंडामेंटल राइट्स मिल रखे हैं उसकी प्रॉपर तरीके से एनफोर्समेंट होगी, कब होगी? इन केस अगर वो वॉयलेट हो जाए, देन दैट मीन्स यू हैव द रेमेडी टू अप्रोच द कोर्ट, के कोर्ट को आप बोलो, आप एक ऑर्डर इशू करो कि मेरे फंडामेंटल राइट्स जो है उसका उल्लंघन हुआ है और मुझे रेमेडी चाहिए इस चीज़ के लिए। सिर्फ लिख दे रहा फंडामेंटल राइट्स, इससे फंडामेंटल राइट्स एंजॉय नहीं होते हैं। इन केस अगर वो वॉयलेट हो जाए तो हमारे पास इसके लिए एक मशीनरी होनी चाहिए। इसलिए आर्टिकल 32 के तहत ये वाला फंडामेंटल राइट हमें दिया गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज जो है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, ये सिटीजन को एक राइट देता है कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए, अगर कोई भी जो नागरिक है अगर वो पीड़ित है ना, अगर वो एग्रीव्ड है, जिसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है, तो ही और शी कैन सीक रेमेडी। और रेमेडी लेने के पास इस देश में कौन सी अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा? पार्लियामेंट, हाई कोर्ट, अटर्नी जनरल, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहां जाना पड़ेगा? जुडिशरी, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसा कि नाम से इनके पता लग रहा है, दे आर सो फंडामेंटल इन नेचर, है ना? तो यानी कि जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो कि विक्टिम है, जिसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है, डायरेक्टली वो कहां जा सकता है? वो पर्सन जुडिशरी के कौन से ब्रांच के पास, कौन से लेवल के पास? सुप्रीम कोर्ट।
तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों ये है, दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें, हमें जो मौलिक अधिकार जो मिल रखे हैं उनकी प्रोटेक्शन जो हमें मिले वो अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। यानी कि जो भी मुझे फंडामेंटल राइट अभी तक जो मैं देखते हुए आया हूं आर्टिकल 14 से, देखो वैसे तो 12 से शुरू हो जाता है लेकिन वहां पर तो डेफिनेशंस वगैरह की बात है, प्रॉपर वे में जो सिटीजन्स के लिए अवेलेबल होते हैं वो 14 से लेकर अभी तक जो हम 30 तक पढ़ते हुए आए हैं, इनकी प्रोटेक्शन मिलेगी हमें, हमारे ये राइट्स को प्रोटेक्ट करा जाएगा अगर ये ब्रीच हो जाते हैं किसी के भी द्वारा, इनका उल्लंघन होता है। ये अपने आप में इनकी जो प्रोटेक्शन है ये एक मौलिक अधिकार है, ये एक फंडामेंटल राइट है विच इज गिवन टू अस अंडर आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अब जो भी लाइनें मैं बोलूंगा याद रखना, स्टेट पीएससी एंड यूपीएससी में उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। नंबर 1 बात, जो भी मैं लाइनें बोलता जाऊंगा अब एक एक करके ध्यान से सुनना। अगर आपको क्वेश्चन कल को आता है कि फंडामेंटल राइट्स को दोस्तों क्या चीजें रियल बनाती हैं, असली वजनदार बनाती हैं, तो आप बोलना आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये वाला जो फंडामेंटल राइट्स है ये दूसरे अन्य फंडामेंटल राइट्स को हमारे रियल बनाता है, उसको रियल वैल्यू देता है, उसकी रियल सिग्निफिकेंस हमें बताता है। इतना इंपॉर्टेंट माना गया है ये वाला फंडामेंटल राइट अंबेडकर जी की नजरों में, ठीक है, कि उन्होंने आर्टिकल 32 को डिस्क्राइब करा था कि अगर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक ऐसा आर्टिकल है, उन्होंने बोला, अंबेडकर जी ने बोला ये एक ऐसा आर्टिकल है, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसको अगर संविधान से हटा दिया जाए ना तो संविधान फिर किसी काम का नहीं है, संविधान सिर्फ और सिर्फ एक स्केलेटल रह जाएगा, उसके अंदर फ्लैश एंड ब्लड बिल्कुल भी नहीं रहेगा। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इट इज कंसिडर्ड एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान की आत्मा है और संविधान का दिल भी है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो एनसीईआरटी क्लास 11 में ये चीज दे रखी है कि अंबेडकर जी ने इस फंडामेंटल राइट को बोला था दैट दिस इज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि आर्टिकल 32 जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो बेसिक फीचर है हमारे संविधान का, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में, डेट व्हाट डू वी मीन बाय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट माना गया और ये बेसिक स्ट्रक्चर का अगर पार्ट है, और जैसा कि हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी चीज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी जाए तो उसको कभी भी वॉलेट नहीं करा जा सकता या लिया नहीं जा सकता, ठीक है। इवन अगर संविधान में उसके लिए अगर अमेंडमेंट हो जाए तब भी ऐसा नहीं करा जा सकता, ठीक है। तो यहां पर 4 प्रोविजंस हैं जो कि आपको देखने चाहिए, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन फिर भी एक समरी वाइज देख लेते हैं इसको। नंबर 1, अगर नागरिकों के मौलिक अधिकार अगर ब्रीच हो जाए, सुगंधा मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट ही होता है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, कि आप ये हिंदी में क्या बोले जा रहे हो। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स, अगर फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो जाए तो ये आर्टिकल बिस में एक पावर देता है हमें कि शाइनी हम डायरेक्टली ना जुडिशरी को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन जुडिशरी के कौन से ऑर्गन को अप्रोच कर सकते हैं, कौन से लेवल को, हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहां पर एक बात बता देता हूं आपको, जैसा कि मैंने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर भी ये चीज बता रखी है, जिसमें अगर हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाएं, इससे सुप्रीम कोर्ट को कुछ आपत्ति है क्या, कोई भी मनाही है क्या सुप्रीम कोर्ट में, सौगंधा बताओ, कोई मनाही है यहां पर जब साफ साफ लिखा हुआ है कि पर्सन हैज राइट कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकता है। नॉर्मल केसेस के अंदर जब हमारे सिविलियन राइट्स जब वॉयलेट होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले कौन से ऑर्गन ऑफ द जुडिशरी के पास जाते हैं, जल्दी बताओ। नहीं डायरेक्ट यार, बेसमेंट लोअर कोर्ट से आते हैं। अगर लोअर कोर्ट से आपको इंसाफ नहीं मिलता तो आप कहां जाते हो, हाई कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता तो आप कहां जाते हो, सुप्रीम कोर्ट से अगर इंसाफ नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट से अगर इंसाफ ना मिले तो मिलेगा, ठीक है, अच्छी बात है, वेरी 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 गुड, वेरी ऑप्टिमिस्टिक, मिलेगा। लेकिन अगर नहीं मिले तो
बताओ। नहीं, जज क्या, ये जज तो सारे के सारे हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट के बाद शाइनी कोई स्कोप ही नहीं बचता है, सब खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म। ठीक है। लेकिन मर्डर के केसेस के अंदर अगर किसी पर्सन को लोअर लेवल्स ऑफ द कोर्ट के द्वारा सजाए मौत दी गई है, फांसी की सजा, तो पर्सन लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी अगर उस चीज को बरकरार रखे, लास्ट अपील क्या है, फाइनल अपील क्या है, प्रेसिडेंट। लेकिन ये चीज सिर्फ किस केस में अलाउड है? नहीं, मर्डर्स नहीं बोलते हैं उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन, डेथ पेनल्टी। ठीक है। तो सौगंधा ये नहीं कि किसी भी केस के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाद प्रेसिडेंट के पास पहुंच गए, सर जी आप थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें, द्रौपदी जी, द्रौपदी मुर्मू जी आप थोड़ा सा देख लेती जरा, मैं भी उड़ीसा से, आप भी उड़ीसा से, थोड़ा जरा 500-600 मर्डर करे हैं मैंने, थोड़ा सा जरा संभाल लो। ठीक है। तो राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये गारंटीड करा गया है। मैं यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा था। लोग नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर, जैसा कि जो हमने प्रोसीजर अभी देखा, लोअर कोर्ट से पर्सन हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ठीक है। लेकिन यहां पर डायरेक्टली आप अगर फंडामेंटल राइट्स अगर आपके ब्रीच हो ना, तो आपको लोअर कोर्ट हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है। ये वाली बात क्लियर है ना? मैं बार बार इस चीज को एम्फोसाइज कर रहा हूं। लेकिन अब ध्यान से मेरी एक बात सुनना, इसको मैं प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर काफी बार बता चुका हूं, लेकिन ध्यान से सुनो। देखो सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली जाने में कोई भी आपत्ति नहीं है, कोई भी मनाही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास आप जाओ, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी चिढ़ेगा नहीं, इरिटेट नहीं होगा, फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, वो आपकी मदद पूरी तरीके से करेगा। आपके मौलिक अधिकारों का जो उल्लंघन हुआ है उसके लिए आपको रेमेडी मिलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बस थोड़ी सी एक विनती करता है जनता से, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये आउट ऑफ द कंटेक्स्ट की बात मैं बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट एक विनती करता है जनता से, इसमें पढ़ा था ना मैंने इनिशियली जब चैप्टर्स देखे थे हमने, कि वो ये बोलता है हम थोड़ा सा बिजी हैं, तो अगर हो सके तो आप सबसे पहले किसके पास चले जाओ। क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें? किसके पास चले जाओ? हाई कोर्ट के पास चले जाओ। वेरी गुड। इसमें हाई कोर्ट के पास चले जाओ। सौगंधा वो इसलिए बोलता है, कहता है हम थोड़ा सा बिजी हैं, जो रेमेडी हम तुम्हें देंगे ना वो हाई कोर्ट से भी मिल जाएगी, डोंट वरी। हमारे वर्क नेचर के हिसाब से आप ना हाई कोर्ट चले जाओ। लेकिन फिर भी यहां पर कैविएट ये है शाइनी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है, ये हमारा सिर्फ एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है, अगर फिर भी आप डायरेक्टली हमारे पास आना चाहते हो तो आ जाओ। जैसा कि मतलब मान लो अगर मैंने कोई फैकल्टी रखा होता हमारे फाउंडेशन कोर्स के अंदर और आप मुझसे डायरेक्टली कॉल करना चाहते हो, तो मान लो कि सुगंधा मैंने आपसे ऐसा कहा कि देखो मैं आप लोगों का कंटेंट वगैरह प्रिपेयर करने में या क्लासेस ऑर्गेनाइज करने में मैं बिजी हूं, ये मैम भी बहुत या ये सर भी बहुत अच्छे लेवल के मतलब नॉलेजेबल इंसान है, जिस सब्जेक्ट के आप डाउट मुझसे पूछ रहे हो ये आपके एड्रेस कर देंगे, मैं थोड़ा सा बिजी हूं तो आप उनके पास चले जाओ। लेकिन फिर भी बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे ये वाली, अगर आप फिर भी डायरेक्टली मुझे ही कॉल करना चाहते हो, मुझे अप्रोच करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं इरिटेट नहीं होऊंगा, मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होऊंगा और मैं आपकी हेल्प करूंगा। अब बात समझ में आई है? अब ये वाली बात मैंने क्यों बताई, कभी कभार अगर स्टेटमेंट आ जाए ना, मान लो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र ही ना हो और ये ऐसी स्टेटमेंट आ जाए शाइनी, इफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस आर वॉलेटेड देन ही और शी कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट्स, तो ये स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है? और कैन डायरेक्टली गो टू द लोअर कोर्ट्स। अरे भाई, अरे यार यही तो लॉजिक है यार एक बार बताना, बेस में जब तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो तो लोअर कोर्ट नहीं जा सकते तुम यार मान लो शाइनी कोई कन्याकुमारी रह रहा है, वो दिल्ली नहीं आ सकता, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है ना, उसकी कोई डिवीजन तो है ही नहीं। जैसे याद है मैंने मध्य प्रदेश का एग्जांपल बताया था कि वो क्या नाम है, जबलपुर हाई कोर्ट की 2 डिवीजन है, इंदौर और ग्वालियर, है ना। अब कोई कन्याकुमारी से डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहता, उसके फंडामेंटल राइट्स वॉलेट हो गए, और 1 तारीख के अंदर तो वैसे भी कोई इंडियन जुडिशरी में कोई फैसले तो होते नहीं है, तो क्या वो लोअर कोर्ट नहीं जा सकता, वो हाई कोर्ट नहीं जा सकता? तो अगर मैं बोलूं इन केस ऑफ वॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है? लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पर्सन कैन इवन फाइल अ अपील टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
प्रेसिडेंट, ठीक है, ये कोई मजाक थोड़ी ना है कि भाई किसी किसी को भी चिट्ठी लिख दोगे मेरी मदद कर दो ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली बात है, देखो बात वही है ना, मैं एक बात बताता हूं, अगर आपकी जान पहचान प्रधानमंत्री तक जाती है तो उनके सारे मंत्रिमंडल तक जाती है, इसका मतलब अगर आप कल को ये बोलो शाइनी कि मोदी जी मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं, इसका मतलब बाकी मंत्रिमंडल वाले तो फिर आपसे और मतलब क्या कहते हैं नॉर्मली बात करते ही होंगे, इसका मतलब उनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं। तो यहां पर यही चीज है कि अगर आप सबसे टॉप के लेवल के कोर्ट को अगर अप्रोच करने की दम रखते हो तो छोटे मोटे कोर्ट में तो आप वैसे भी जा सकते हो, इसका मतलब नॉर्मल सरकमस्टांसिस के अंदर बंदे को ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, लेकिन यहां पर जब इसमें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पर्सन जा सकता है तो डायरेक्टली लोअर कोर्ट क्यों नहीं जा सकता? वो रेमेडी ना दे तो ऑप्शन है कि हाई कोर्ट चले जाओ, यानी कि यहां पर पर्सन फ्री है, मतलब शाइनी, मतलब समझ रहे हो, वो हाथ में टेट्रा पैक लेकर फ्रूटी का जहां उसका मन करा वो वहां घुस जाएगा। लेकिन ये चीज सिर्फ हमारे देश में सिर्फ एक सरकमस्टांस में अलाउड है कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाना। बताओ कौन से इसमें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाना सिर्फ एक सरकमस्टांस के अंदर अलाउड है, अगर फंडामेंटल राइट्स अगर आपके वॉलेट हो तो, ठीक है, ये चीज़ है। क्या ये वाली बात समझ में आई? इसलिए मैंने इतना एम्फोसाइज करा इस पॉइंट के ऊपर। अब तो गलती नहीं करोगे सौगंधा कभी फिल्म्स के अंदर, और इसमें अब तो लोअर कोर्ट का कोई डिस्प्यूट तो नहीं है अब, ठीक है। फिर दूसरा, सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स ताकि फंडामेंटल राइट्स ना एनफोर्स हो सके। अब क्या है यहां पर, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा आप लोग, सुप्रीम कोर्ट क्या दरखास्त करता है कि हम थोड़ा सा बिजी हैं तो आप डायरेक्टली किसके पास चले जाओ? हाई कोर्ट के पास। लेकिन डायरेक्टली आप हमारे पास भी आना चाहते हो तो दिस इज इनवाइटेड और नॉट इनवाइटेड, राइट, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट जिस भी अथॉरिटी को फटकार लगाएगा ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जिस भी अथॉरिटी को फटकार लगाएंगे ना, आपके फंडामेंटल राइट्स किसी पर्सन ने या किसी अथॉरिटी ने किसी बॉडी ने ही वॉलेट करे होंगे ना। आप किसी जानवर के खिलाफ तो केस लिखोगे नहीं, बताओ इसमें, है ना, कि ये जानवर मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर गया, है ना। शाइनी क्या मतलब कोई ऐसा केस लिखोगे मतलब वो करके कि यार मैं बाथरूम में थी, मैं नहा रही थी और वहां पर एक चींटी या मच्छर मच्छर उड़ रहा था तो उसके खिलाफ मेरे को केस करना है, इसने मेरी राइट टू प्राइवेसी को वॉलेट कर दिया। ऑब्वियसली बात है किसी एक बॉडी ने, इंस्टीट्यूशन ने या पर्सन नहीं करा होगा ना, क्या नहीं करा होगा बताओ। यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी को भी फटकार लगाएंगे ना, फटकार आपके मौलिक अधिकारों को रिस्टोर करने के लिए, उसको ना कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, वैसे हम जनरली क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या है, ऑर्डर, हाई कोर्ट का क्या है, क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डर। लेकिन यहां पर हम एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं दोस्तों, क्या, रेट्स। रेट्स एक, अगर आपको डिफाइन करने को आए ना कभी पेपर के अंदर, रेट्स एक ऐसा स्पेशल ऑर्डर होता है विच कैन ओनली बी इशूड बाय, कौन से जुडिशरी के लेवल्स इशू कर सकते हैं उसको, विच कैन ओनली बी इशूड बाय, जल्दी बताओ, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और इस रिट्स का ये ऑर्डर स्पेशल ऑर्डर है, नॉर्मल ऑर्डर तो है नहीं, वरना रिट्स वर्ड यूज नहीं होता। ये ऑर्डर किस लिए आया है, किसको रिस्टोर करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए या फिर उसे एनफोर्स करने के लिए, एनफोर्समेंट प्लस रिस्टोरेशन। अब रिट्स अलग अलग प्रकार की होती हैं, लेक्चर अभी हमारा प्रोसीड करेगा, हम देखेंगे, जैसे हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शरेरी एंड क्यो वारंटो। ये नाम है, बस कंफ्यूज मत हो जाने नाम में, ठीक है। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शरेरी एंड क्यो वारंटो, ठीक है। अगला पॉइंट, पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट्स ऑफ ऑल काइंड। पार्लियामेंट एम्पावर कर सकता है किसी भी कोर्ट को कि वो रिट्स वगैरह इशू कर सके। अब लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, पार्लियामेंट अपनी मर्जी से ऐसा नहीं है कि किसी भी गली मोहल्ले के लोकल कोर्ट को, लोअर कोर्ट को, सिविल कोर्ट को ये पावर दे देगा। ये चीज जो पार्लियामेंट अगर करेगा ना कि किसी भी कोर्ट को रिट इशू करने की पावर दे देना, दिस कैन बी डन, दिस हाउएवर दिस कैन बी डन
विदाउट प्रेजुडिस टू द अवर पावर्स कन्फर्ड ऑफ द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट से पावर लेकर ऐसा नहीं है कि छीन कर इसको बाकी कोर्ट्स को दे देना है। कोई भी जो कोर्ट है यहां पर, इसका मतलब ये है इट इंक्लूड हाई कोर्ट्स, बिकॉज आर्टिकल 226 के पास ये पावर है, आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट्स के पास ये पावर है कि वो भी रिट्स इशू कर सकते हैं। यानी कि ये वाला पॉइंट कुछ भी नहीं है, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, हमारे देश में रिट्स इशू करने की पावर, रिट्स इशू करने की पावर प्रेजेंटली अभी किसके पास है? हाँ, ये सीधा रखना, अभी हमारे देश में किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। क्या लोअर कोर्ट भी रिट्स इशू कर सकते हैं? बताओ। नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं, मैं जनरली आपसे ये पूछ रहा था, जैसे उधर तो मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी, ये वाली चीज तब हो सकती है जब पार्लियामेंट इसको, मैं इसलिए वाला पॉइंट मैंने वो बोला का, पार्लियामेंट अगर चाहे ना तो वो किसी भी कोर्ट को ये वाली पावर दे सकता है, ये एम्पावर कर सकता है पार्लियामेंट किसी भी अन्य कोर्ट को हमारे देश के अंदर, कि वो ना डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स सभी प्रकार की जो है ना वो इसको इशू कर सकें। ये वाली चीज तब पॉसिबल होगी इसमें अगर पार्लियामेंट एम्पावर करते हैं उन कोर्ट्स को, तो यानी कि पॉसिबिलिटी है इसकी, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं हो सकता, बात ये कर रहा था मैं, ठीक है। ये चीज है, ओके। इसमें डाउट क्लियर? अब आगे बात करते हैं, जो हमारा अधिकार है राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट, इट शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक संविधान के अंदर कोई संशोधन होकर, कोई अमेंडमेंट होकर, कोई स्पेशल कोई सर्कमस्टांस ना कोर्ट करा जाए, तब तक जो हम अपने फंडामेंटल राइट्स के जब ब्रीच हो जाता है, उसके लिए जो हम न्याय मांगने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, इन केस ऑफ आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको सस्पेंड नहीं करा जा सकता। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर इस चीज को सस्पेंड नहीं करा जा सकता। तो हम यहां क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है कि राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर सिचुएशन देखना, अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है हमारे देश के अंदर, आर्टिकल 359 के अंतर्गत, स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंतर्गत, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं आपका ये अधिकार कि राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और आपको भी वैसे भी पता नहीं कि एक बात, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एब्सोल्यूट है क्या? अनलिमिटेड है क्या? क्या वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी सस्पेंड करे जा सकते हैं क्या? हाँ। तो ये चीज क्लियर है डैट सुप्रीम कोर्ट जो है, इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो डिफेंडर और गारंटर है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। हुआ क्या था, 2012 और 13 के आसपास द हिंदू में एक एडिटोरियल आया था, जिसमें उस एडिटोरियल ने प्रेसिडेंट को यह कोट करके लिख दिया था दैट प्रेसिडेंट इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस। और अगले ही साल यह चीज प्रीलिम्स के अंदर आ गई थी, क्वेश्चन कि हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सिटीजंस। काफी बच्चे उस करंट अफेयर के जो नोट्स बनाते थे हिंदू से या करंट अफेयर की मैगजीन थे, वो प्रेसिडेंट को टिक कर आ गए थे और उन सब के आंसर गलत हो गए थे प्रेसिडेंट के, क्योंकि प्रेसिडेंट ने खुद भी बोल दिया था, गलती से उन्होंने बोल दिया था, द हिंदू में एडिटोरियल आ गया, कोट कर दिया गया, बहुत जर्नलाइज वे में डिस्कशन होकर ये चीज हर जगह पर हाईलाइट हो गई और बच्चों के दिमाग में बैठ गया प्रेसिडेंट ही होते हैं एज द गार्जियन एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। नहीं, उनके बोलने से ऐसा थोड़ी ना होता है। सुप्रीम कोर्ट जो है
इट इज रिगार्डेड एज अ डिफेंडर एंड गारंटर एंड गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इस संदर्भ में, इस कंटेक्स्ट में ओरिजिनल और वाइड पावर्स दी गई हैं विद द हेल्प ऑफ रिट्स। ओरिजिनल क्यों, यहां पर हम दोनों टर्म्स को समझते हैं। ओरिजिनल पावर, इसको ओरिजिनल क्यों बोला गया है? ओरिजिनल इसलिए क्योंकि जो भी एग्रीव्ड सिटीजन है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और उसको किसी भी प्रकार की अपील करने की जरूरत नहीं है कि मैं सुप्रीम कोर्ट आना चाहता हूं, कृपया आप अपने दरवाजे खोल दिए, हम आपके पास डायरेक्टली अपील करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि आप नॉर्मल कोर्ट्स में नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स के वॉलेट होने पर आप ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। इसको वाइड इसलिए माना जाता है, इस पावर को वाइड इसलिए माना जाता है बिकॉज यहां पर अंडर आर्टिकल 32 जो कोर्ट्स को तो पावर दी गई है, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इशूइंग ऑफ ऑर्डर्स और डायरेक्शंस बट ऑल्सो रिट्स ऑफ ऑल काइंड। ऐसा नहीं है कि कोर्ट यहां पर सिर्फ कोई भी गिने चुने ऑर्डर्स और डायरेक्शंस वगैरह इशू कर सकता है, बल्कि कोर्ट्स रिट्स भी इशू कर सकता है सभी प्रकार की। हम देखेंगे इसको कि अलग अलग प्रकार की रिट्स वगैरह क्या होती हैं, लेकिन रिट्स मैंने आपको बताया कि स्पेशल पावर होती है करेंटली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के हमारे देश के अंदर, जिससे फंडामेंटल राइट्स अगर ब्रीच हो गए हैं तो जो एग्रीड सिटीजन है वो उसको रिस्टोर करवाने के लिए जुडिशरी जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसके राइट्स को रिस्टोर करवाने के लिए रिट्स इशू कर सकते हैं। ये वाली बात आपको समझ में आई सबको? बताओ। जो पर्पस है आर्टिकल 32 का वो ये पर्पस है, आर्टिकल 32 हमें एक प्रकार से गारंटीड इफेक्टिव क्विकली, ज़्यादा महंगा नहीं और एक शॉर्ट में हमें रेमेडी प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें या करवा सकें। सिर्फ वो फंडामेंटल राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी करे गए हैं, सिर्फ उन्हीं की एनफोर्समेंट हो सकती है अंडर आर्टिकल 32। नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की इन्फोर्समेंट नहीं हो सकती है। लाइक आप बोलो कि स्टैट्यूटरी राइट्स को मेरे रिस्टोर करवा दो, कस्टमरी राइट्स को रिस्टोर करवा दो, ये सब चीजें अलाउड नहीं है अंडर आर्टिकल 32। अगर फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन होता है, ठीक है, द वॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स is the sine qua non for the exercise of the right conferred by Article 32. What do you mean by this term sine qua non? क्या? हाँ, इसका मैं आपको एग्जैक्ट वर्डिंग अगर दिखाना चाहूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज अ फ्रेंच वर्ड, ठीक है। दिस इज सिने क्वा नॉन, एक एसेंशियल कंडीशन जो कि एब्सोल्युटली नेसेसरी हो। ठीक है, मतलब ये मस्ट कंडीशन होनी चाहिए किसी भी चीज के लिए, उसको बोला जाता है सिने क्वा नॉन। तो जो वॉल्यूशन है ना फंडामेंटल राइट का, दिस शुड बी द एब्सोल्यूट नेसेसरी कंडीशन अगर आपको आर्टिकल 32 को एंजॉय करना है तो। ये वाली बात समझ में आई? ये लाइन यहां पर क्यों दे रखी है? आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स, कस्टमरी राइट्स, इनके लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। यहां पर एब्सोल्युटली नेसेसरी कंडीशन क्या है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए? आपका कौन सा अधिकार ब्रीच होने चाहिए? फंडामेंटल राइट्स। इन अदर वर्ड्स, सुप्रीम कोर्ट जो है अंडर आर्टिकल 32 इट कैनॉट डिटरमाइन अ क्वेश्चन that does not involve fundamental rights. Fundamental rights उस इशू में इन्वॉल्व होने चाहिए, इसके अलावा बाकी कुछ वो ऐसी चीज कभी एंटरटेन नहीं करेगा कि आप डायरेक्टली उसके पास चले आए। आर्टिकल 32 कभी भी उस केस में यूज नहीं होगा कि अगर हमें कभी किसी सरकार के ऑर्डर को या पार्लियामेंट के किसी लेजिस्लेशन को ये देखना है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी कितनी है, कि वो जो बाउंड्रीज हैं, जो लक्ष्मण रेखा है संविधान की, वो उसको क्रॉस करता है कि नहीं करता है। until and unless कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या पार्लियामेंट के द्वारा पास करा गया वो लेजिस्लेशन किसी के मौलिक अधिकारों को इंफ्रिंज ना करता हो, ब्रीच ना करता हो, तब तक कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता या किसी भी प्रकार से चेंज नहीं कर सकता उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या उस लेजिस्लेशन को।
इन केस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की वो ओरिजिनल है लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव मतलब, ओरिजिनल का मतलब ये है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। याद रखना, अगर ये कभी भी वर्ड है, ओरिजिनल का मतलब होता है पर्सन जो कि यहां पर है एग्रीव्ड पार्टी, ही और शी कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव अधिकार नहीं है। क्यों? बिकॉज ये जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट्स को भी दी गई है अंडर आर्टिकल 226। तो ये जो चीज है ना, ये दो आर्टिकल्स दे गो हैंड इन हैंड। आर्टिकल 32 ये किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के लिए, प्लस आर्टिकल 226। हमारे देश में ऐसा कौन सा इकलौता हाई कोर्ट है जो कि इस रिट ज्यूरिसडिक्शन की पावर को एंजॉय नहीं कर सकता अंडर आर्टिकल 226? बताओ, सुना है कभी करंट अफेयर ये? एक ऐसा हाई कोर्ट कौन सा है जिससे ये वाली पावर छीन ली गई है कि वो रिट इशू नहीं कर सकता अंडर आर्टिकल 226? एनी गेसेस? एनी गेसेस? दिल्ली हाई कोर्ट। और कोई गैस? सुगंधा शाइनी, कोई गैस? अर्पित, मिसबा? मध्य प्रदेश। और कोई? गैस ही को तो गैस तो ही करने को बोल रहा हूं, गैस तो कर लो कम से कम। JNK। अपने अपने सब एक थप्पड़ लगाओ जोर की, थप्पड़ लगाओ अपने जोर की एक। बेवकूफ हो गए हो? कोई हाई कोर्ट से पावर ले ली जाएगी किसी से? क्यों भाई, कोई स्पेशल किसी हाई कोर्ट में क्या कोई दीमक लगी हुई है या किसी हाई कोर्ट की पावर कम होती है? ऐसा किसी के साथ नहीं करा गया है, ठीक है? शाइनी क्लियर? हाँ, और मैंने बोल दिया बैठ के जवाब दे रहे हैं। ऐसा किसी के साथ नहीं हो सकता। लेकिन मुझे अब एक बात बताओ, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर शाइनी आपने बोला, जो जबलपुर हाई कोर्ट है उधर के हाई कोर्ट की दो बेंचेस बैठती हैं, ग्वालियर एंड इंदौर। जानने वाली बात ये है, अर्पित मुझे बताओ, ये तो है हाई कोर्ट की बेंचेस, ये ओरिजिनल हाई कोर्ट नहीं है। क्या ये इशू कर सकते हैं रिट्स? इसका आंसर चाहिए मुझे। वेरी वेरी गुड, कर सकते हैं। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन कल को ये आ जाएगा, देखो सुप्रीम कोर्ट की बेंच के ऊपर तो कभी कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, तो बच्चा बच्चा जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की हमारे देश में कोई बेंच ही नहीं है, पहली बात है। बात चलती रहती है लेकिन ऐसे कोई बेंच नहीं है ना? लेकिन हाई कोर्ट की अलग अलग स्टेट में कुछ कोई बेंच होती है, अगर वो स्टेट जो है जोग्राफिकली काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है अगर, है ना, तो पास में सिटीजन जो है वो जस्टिस सीख करने आ सके, इस वजह से उसकी बेंच बना दी जाती है। तो ग्वालियर एंड इंदौर बेंच अल्टीमेटली पार्ट किसका है? पार्ट किसका है वो? हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का, जबलपुर छोड़ो, हाई कोर्ट का पार्ट है। तो क्या वो रेट्स इशू कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज जो है, इट गिव्स ओरिजिनल पावर्स टू द हाई कोर्ट्स कि वो डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं, ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं, रेट्स इशू कर सकते हैं, सभी प्रकार की फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए। इट मींस जब फंडामेंटल राइट्स किसी सिटीजन के अगर वॉलिड होते हैं तो एग्रीव्ड पार्टी के पास ऑप्शन है, जैसा कि मैंने सुगंधा आपसे बोला शुरू में इस लेक्चर की डिस्कशन में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली कहीं पर भी चले जाओ, लेकिन बस सुप्रीम कोर्ट एक छोटी सी अपील क्या करता है? क्या हाई कोर्ट? तो यहां पर देखो ये चीज क्या लिखी हुई है, सिंस द राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 32 दैट इज राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जहां पर एक पर्सन का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। तो जो अवेलेबिलिटी है ना ऑल्टरनेटिव रेमेडी की, देयर इज नो बार टू रिलीफ अंडर आर्टिकल 32। कहने का मतलब क्या है? आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बस एक बार ये चीज रूल करी थी, जो कि मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर रिलीफ अगर आपको हाई कोर्ट से मिल सकता है,
क्योंकि हमारे बिजी स्केड्यूल और बिजी नेचर की वजह से हम आपसे बस एक छोटी सी अपील ये करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप आर्टिकल 226 को यूज कर लो पहले। अगर आपको कोई भी न्याय नहीं मिलता या फिर वहां पर आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ है तो आप हमारे पास आ जाओ आर्टिकल 32 को यूज करने। अंडर आर्टिकल 226 एग्रीड पार्टी शुड फर्स्ट मूव द हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ये बोला था कि अगर आप 226 को यूज कर रहे हो आर्टिकल को, तो हम आपसे एक हाथ जोड़कर विनती ये करेंगे कि आप पहले हाई कोर्ट चले जाओ। यही वाली बात मैंने बोली ना आपको, ठीक है। मैं आपसे अब ये चीज जानना चाहता हूं, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 30 तक ये वाले फंडामेंटल राइट जो थे ये किसके लिए थे? फंडामेंटल राइट जनरली होते ही किसके लिए हैं? पहली बात तो सिटीजन्स के लिए। ये आर्टिकल 32 जो है ये किसके लिए है? हाँ, प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन हमें कौन देगा यहां पर? यानी कि ये क्या हम ये कह सकते हैं, क्या ये सिटीजन्स का मौलिक अधिकार है क्या 32? जैसे 14 to 30 सिटीजन्स एंजॉय करते हैं, क्या ये 32 भी 14 से 30 तक सिटीजन्स एंजॉय करते हैं? क्या ये 32 भी सिटीजन्स एंजॉय करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। लेकिन ये सिर्फ कब एंजॉय, कब? बेसिकली एंजॉय नहीं होता ये, इसमें एंजॉय नहीं होता ये। यहां पर अगर आर्टिकल 14 से 30 तक अगर कोई भी मौलिक अधिकार अगर वॉल्यूट होता है तो उसकी रेमेडी सीख करने के लिए, ये है आर्टिकल 32, जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला? दिस इज डैश एंड डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अर्पित, हमने कल 30 तक डिस्कशन करी थी, ये 31 कहां खो गया बीच में अर्पित? वो हट गया फंडामेंटल राइट की लिस्ट से, ठीक है। अरे नहीं, फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हट गया। लीगल राइट है, लीगल राइट। मैंने अभी इन लोग से लेक्चर स्टार्ट हुआ था तभी ये अभी दोबारा पूछा था इनसे मैंने, तो मैंने बोला सुगंधा क्या मिसप्रिंट है क्या? ये देखो मैंने यहाँ पर बताया था कल, 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से हटा था। लीगल राइट के तौर पर ये ऐड हो गया था भले ही, लेकिन फंडामेंटल राइट की लिस्ट से अंडर आर्टिकल 31 ही हट गया था ये मौलिक अधिकार। कोई भी डाउट आपको? ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों लोग बात करेंगे रेट्स के बारे में, अलग अलग प्रकार की रेट्स क्या होती है जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू कर सकते हैं। क्या लोअर कोर्ट रेट्स इशू कर सकता है? कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ जब पार्लियामेंट उसको ये पावर देते तब, है ना। क्या अभी कोई लोअर कोर्ट है जो हमारे देश में रेट्स इशू कर सकता है? हाँ, कौन दो कर सकते हैं सर? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। क्या हाई कोर्ट की बेंचेस भी कर सकती हैं? तो इस डिस्कशन में फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।